क्या होगा अगर मैं कहूँ कि चाइना खुद से सुपर पावर नहीं बना है, बल्कि दुनिया ने उसे अपने हाथों से बनाया है। आज आप जो फोन चला रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, उसमें से 90% इलेक्ट्रॉनिक्स और 70% टेक्सटाइल्स की डोर कहीं न कहीं चाइना से बधी हुई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मजदूर की नहीं है, ये कहानी है द ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर की, कि कैसे एक देश जिसकी जीडीपी 1978 में मालवही जैसे छोटे अफ्रीकी देश से भी कम थी और आज 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जीडीपी हो चुकी है। क्या ये सिर्फ एक मेहनत थी या इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रैप? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। The rise of Chinese AI chatbot DeepSeek has taken the world by storm. TikTok, CapCut, Shein, Temu, selling more than any other country thanks to hit electric car makers like BYD and solar panels. China is responsible for an estimated 80 to 95% of the global supply chain. In drones too, China rules the sky. Then chance to DJI drone. Welcome back. China wants to become a global superpower, and they're planning to use technology to get there. They're using artificial intelligence to build the ultimate surveillance state. China is teaming up on another front. When it comes to trade, Beijing is eating the U.S.'s lunch. हमारी कहानी शुरू होती है 1949 से, जब माओ जेडोंग ने सत्ता संभाली। और उस समय चाइना बहुत ही गरीब देश था। लोगों की एवरेज एज सिर्फ 35 साल ही थी। माओ ने सेल्फ रिलायंस का नारा दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि दुनिया से काट दिया चाइना को आइसोलेट कर दिया पूरी दुनिया से। और 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया। इसका मेन टारगेट था कि रातों रात खेती को हटा के इंडस्ट्री सेटअप कर दिया जाए, मतलब कि चाइना को एग्रेरियन इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाया जाए। और जी हाँ, ये इतिहास का सबसे बड़ा खूनी फेलियर साबित हुआ। खेतों में अनाज की जगह घटिया क्वालिटी के स्टील बने, क्योंकि लोगों ने खेती करना बंद कर दिया था और इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, और इसी वजह से खेती नहीं हुई। और इसका नतीजा ये रहा कि 3 से 4 करोड़ लोगों की मौत हो गई भूखमरी से। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि अगर देखो माओ जेडोंग के चक्कर में 3-4 करोड़ लोगों की मौत हुई, तो हिटलर ने भी तो इतने लोगों को ही मारा था। तो फिर जब कोई बोलता है कि भाई कोई ब्रूटल किंग का नाम बताओ, तो लोग बोलते हैं भाई हिटलर को ही स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे माओ ने भी तो वही काम किया है, तो माओ को भी तो हिस्ट्री में डालना चाहिए ना कि हाँ भाई ये भी बहुत इविल इंसान था। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखिए, उसके बाद अभी वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का भूत उतरा नहीं था, और इसके बाद माओ दूसरा कैंपेन लेके आते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ कि सारे स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, बच्चों को गांव में भेजा गया काम करने के लिए। इससे क्या होगा, वो अपने कल्चर को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, कि जो लोग माओ जेडोंग के खिलाफ बोलते थे। और माओ के एक से एक बेकार आइडियाज के चक्कर में, बेकार कैंपेन के चक्कर में चाइना 1976 तक एक जिंदा लाश बन गया था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि 1950 वाले इंडिया से भी ज्यादा गिरी हुई हालत थी। और इसके बाद बहुत ही कम समय में फिर माओ जेडोंग की मौत हो जाती है। और इसके बाद 1978 में कमान आई डेंग जियोपिंग के हाथों में। The late Chinese paramount leader Deng Xiaoping focused on rebuilding China after the Cultural Revolution. उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दुनिया की सोच बदल दी, कि बिल्ली चाहे गोरी हो चाहे काली हो, लेकिन जब तक वो चूहा पकड़ती है तब तक वो एक अच्छी बिल्ली है। डेंग ने चीन के दरवाजे खोले, लेकिन एक मास्टर प्लान के साथ। उन्होंने 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। शेंजन, जो 1980s में एक मछुआरों का गाँव था, आज वो हार्डवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, जिसकी अकेले की जीडीपी 470 बिलियन डॉलर्स, यानी पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों से भी ज्यादा है। और दुनिया को लग रहा था कि अरे भैया हमको तो चीप लेबर मिल गया, लेकिन नहीं, चाइना को तो नॉलेज मिल गई। दुनिया को तो चीप लेबर मिल गया, उसी में दुनिया खुश हो गई, लेकिन चाइना को यहाँ नॉलेज मिली। चाइना थोड़ा शातिर दिमाग से खेल खेला और उसने नॉलेज ली कि आखिर चीजें कैसे बनाई जाती हैं। चाइना का नियम एकदम सख्त था, अगर फॉरेन कंपनीज को चाइना में अपना सामान बेचना है तो चाइना के लोकल कंपनीज के साथ हाथ मिलाना होगा और अपनी आईपी शेयर करनी होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं किया, उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करी। दुनिया चाइना को सिखा रही थी और चाइना उनके ब्लूप्रिंट को बस कॉपी करने में लगा हुआ था। और इसीलिए चाइना आज दुनिया का आईपी थेफ्ट हब
भी कहलाता है, जिस वजह से अमेरिकन कंपनीज को हर साल 300 से 600 बिलियन डॉलर्स का लॉस होता है। 11 दिसंबर साल 2001 ये वो साल था जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है और अब चाइना के पास मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग भी आ चुका था। और फिर असली गेम तो 10 साल बाद शुरू होता है। चाइना का एक्सपोर्ट लगभग 500% बढ़ गया। दुनिया का 70% सोलर पैनल जिससे बिजली जनरेट होती है, 50% स्टील और 90% रेयर अर्थ एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर और चिप्स वगैरह बनाने के काम आती हैं, उस पर चाइना का कब्जा हो गया। और अमेरिका को लगता था कि स्ट्रेट से चाइना में डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है और चाइना पैसों से अपने अथॉरिटेरियन पावर को और इंक्रीज कर लेता है। और इकोनॉमिस्ट इसे नाम देते हैं द चाइना शॉक। जब चाइनीज गुड्स दुनिया के बाजारों में बाढ़ की तरह आया तो यूरोप की और अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज तबाह हो गई। अकेले अमेरिका में 3.7 मिलियन जॉब्स खत्म हो गए रातों रात। लेकिन चाइना यहाँ रुकने वाला नहीं था। सारा पैसा यूएस को ही कर्ज के रूप में दे देता है यूएस ट्रेजरीज में। आज चाइना के पास $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी कि दुनिया ने उसका सामान सिर्फ खरीदा नहीं बल्कि उसके कर्जदार भी है दुनिया। और आज चाइना एक सस्ता लेबर या चीप लेबर वाला देश बन के नहीं रह गया है, बल्कि हाई टेक जाइंट बन रहा है। आज पूरे दुनिया में 60% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिर्फ चाइना में ही बनती है। BYD जैसी कंपनीज टेस्ला को टक्कर दे रही हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI चाइना 150 से ज्यादा देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है। और ये कोई ट्रेड नहीं है, ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, ताकि वो दुनिया के तमाम सी पोर्ट्स पर कब्जा कर सके। तो अंत में सवाल यही है कि क्या हमने खुद से एक ऐसा भस्मासुर तैयार कर दिया है जिसे अब हम रोक नहीं सकते। पश्चिमी देशों ने अपने प्रॉफिट के चक्कर में अब पूरी सप्लाई चेन एक ऐसे देश के हाथों में सौंप दी है जिसके इरादे पूरी तरह साफ हैं। ग्लोबल डोमिनेंस। आज जब दुनिया चाइना +1 की स्ट्रेटजी पर बात कर रही है, कंपनीज इंडिया वियतनाम में जा रही हैं, तो क्या बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि सच तो ये है कि चाइना से आप नफरत तो कर सकते हैं, उसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते हैं। द ड्रैगन हैज नॉट जस्ट एंटर्ड द रूम, इट ओन्स द बिल्डिंग। बाकी आपके क्या ख्याल है चाइना की इस मोनोपोली को लेके? कि आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए अपने घर में। आप कोई टॉप 10 चीजों को लेके देख लीजिए, उस टॉप 10 चीजों में से कम 5 से 8 चीज चाइना से ही होकर गुजरी होगी या चाइना में ही बनी होगी। क्या सच में बहुत देर हो चुकी है? क्या सच में चाइना हाथ से निकल चुका है? अब वो ग्लोबल डोमिनेंस करके रहेगा या यूएस नहीं करने देगा? कमेंट सेक्शंस में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।